हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस फॉर आरएस। और आज हम जो हमारी पुरानी जो क्लास चल रही थी पुनर्जागरण की, की क्लास चल रही थी उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पुनर्जागरण में हमने क्या क्या पढ़ा था हम एक बार उसका रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पुनर्जागरण में जो हमने पढ़ा था पुनर्जागरण, इस पुनर्जागरण में हमने पुनर्जागरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि 4वीं से लेकर 5वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं 15वीं शताब्दी तक जो यूरोप था उसमें एक अंधकार युग आ गया था। ये हमने देखा था। और उसके बाद में इस अंधकार के युग की जो स्थिति थी, ये स्थिति के कारण जाने थे कि ये स्थिति क्यों बनी थी। ठीक है सर। और उसके बाद में स्थिति में हमने परिवर्तन देखा था। इस स्थिति में किस कारण से परिवर्तन आए वो हमने परिवर्तन देखे थे। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पुनर्जागरण का अर्थ, और अर्थ के बाद में हम पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं जानेंगे। पुनर्जागरण की विशेषताएं, तो आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो टॉपिक होंगे पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहा जाता है रेनेशो। क्या कहा जाता है? रेनेशो। इसकी जो स्पेलिंग है वो RENAISSANCE। इसको हम बोलते हैं रेनेशो। और इसका जो अर्थ होता है, इस रेनेशो का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम। मानव जीवन के प्रति जीवन के नवीन दृष्टिकोण का नाम। नवीन दृष्टिकोण का नाम। हम इन चीज़ों को अभी सिद्ध करेंगे कि इसका जो अर्थ है वो रेनेशा और ये क्या है, मानव जीवन के प्रति जीवन के नवीन दृष्टिकोण का नाम। इसका मतलब ये होता है कि पहले हमने देखा कि जो अंधकार युग आया था, उस अंधकार के युग में मानव के जीवन का कोई वैल्यू नहीं रहा था। मानव के जीवन का किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं था। उसमें मनुष्य स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता था किसी भी प्रकार का। कहने का अर्थ है, साधारण अर्थों में आप समझो तो मनुष्य के जीवन का कोई भी किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं था। ठीक है। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया तो उस पुनर्जागरण के काल में मनुष्य के जीवन को केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया। मनुष्य के जो जीवन है उसको केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया। तो इसलिए जो पुनर्जागरण है उसको कहा जाता है कि मानव जीवन के प्रति मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण, यानी कि मनुष्य ने भी अब अपने जीवन के प्रति जो है
नवीन दृष्टिकोण लाना शुरू कर दिया कि मनुष्य ने अपनी जो सफलताएं थी उनको पहचानना शुरू कर दिया। ये हमने देखा था पिछली क्लास में। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि मानव जीवन के प्रति मनुष्य का जो नवीन दृष्टिकोण आया उसी को पुनर्जागरण कहा गया। अब इस पुनर्जागरण के अन्य नाम भी हैं, जो अन्य नामों के नाम से भी इसको पहचानते हैं। जैसे हम इसको नवयुग भी कहा जाता है, इसको नवयुग भी कहा जाता है इसको, और इसको नया जन्म भी कहा जाता है, नया जन्म भी कहा जाता है, और इसको बौद्धिक पुनरुत्थान भी कहा जाता है, बौद्धिक पुनरुत्थान भी कहा जाता है। इसको बौद्धिक पुनरुत्थान, यानी इस पुनर्जागरण को नवयुग, नया जन्म और बौद्धिक पुनरुत्थान भी कहा जाता है। नवयुग क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि लोगों को जो पुराना जीवन था, यानी कि हम इस तरीके से समझें कि जब यूनानी सभ्यता यहाँ से ख़त्म होती है और इसके बाद में जब रोमन सभ्यता आती है, ये रोमन सभ्यता यहाँ पे ख़त्म होती है, जब सामंती काल आता है, ये जो सामंती काल जो संक्रमण का काल है, ठीक है, ये एक मध्य युग है और एक अंधकार का युग है। इसके बाद में यहाँ से ये एक नए प्रकार का एक युग शुरू होता है। 14वीं 15वीं शताब्दी से एक नए प्रकार का युग शुरू होता है, इसलिए उसको हम नया युग कहते हैं। और नया जन्म भी इसी प्रकार से कहते हैं हम इसको, क्योंकि लोगों का मानव जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण आया, इसलिए उन्होंने अपने जो उसकी अपनी उपलब्धियां थीं, अपने स्वयं को पहचानना शुरू किया। इसमें मानववाद का जो टॉपिक है वो भी आता है। और बौद्धिक पुनरुत्थान, क्योंकि लोगों ने अपना जो प्राचीन ज्ञान था, जो प्राचीन साहित्य था, जो प्राचीन साहित्य था लोगों का, जो यूनानी है, रोमन था, है ना, तो इसके माध्यम से उन्होंने अपनी जो बुद्धि है, बुद्धि का विकास किया, उनकी बुद्धि का विकास हुआ। इसी बुद्धि के विकास को बौद्धिक पुनरुत्थान कहा जाता है, इसी को बौद्धिक पुनरुत्थान कहा जाता है। अभी हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, कुछ विद्वानों ने पुनर्जागरण की परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि पुनर्जागरण क्या है। तो पुनर्जागरण की परिभाषाओं में अगर हम चलें तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन। प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन, प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन। प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन ने क्या कहा है पुनर्जागरण के बारे में? प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन कहते हैं कि रेनेसा शब्द का प्रयोग सामान्यतः है। ये कह रहे हैं कि रेनेसा, जो पुनर्जागरण की जो शब्द इंग्लिश में यूज होता है रेनेसा, वो कहते हैं कि रेनेसा शब्द का प्रयोग, इसका जो प्रयोग है सामान्यतः, कैसे कहते हैं वो? सामान्यतः। रेनेसा शब्द का प्रयोग सामान्यतः कब? वो कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में रेनेसा शब्द का जो प्रयोग है वो सामान्यतः 14वीं शताब्दी में। और 14वीं शताब्दी में कहाँ पर? इटली में। इटली में वो कहते हैं कला और ज्ञान, कला और ज्ञान के क्षेत्र में, कला और ज्ञान के क्षेत्र में होने वाला नवजागरण, होने वाले नवजागरण के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है रेनेसा। यानी कि प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन कह रहे हैं कि रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है? वो कहते हैं कि पुनर्जागरण शब्द जो है वो सामान्यतः 14वीं शताब्दी में, जो हमने देखा था 4वीं 5वीं शताब्दी के बाद में जो अंधकार युग आया, उसके बाद में 14वीं 15वीं शताब्दी में ये अंधकार युग खत्म हुआ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सामान्यतः 14वीं शताब्दी में, इस 14वीं शताब्दी में, और कहाँ पर? इटली में। ये भी हमने देखा कि इटली में पुनर्जागरण हुआ। इटली में पुनर्जागरण होने के क्या कारण थे, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे परिभाषा को पढ़ रहे हैं और परिभाषा को सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा इन्होंने किस लिए कहा। रेनेसा जो शब्द है वो कह रहे हैं कि रेनेसा सामान्यतः 14वीं शताब्दी में और इटली में कला और ज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में परिवर्तन आया इटली में? वो कहते हैं कला और ज्ञान के क्षेत्र में जो नवजागरण हुआ, लोगों
के जो मस्तिष्क में कला और ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान आया, जो बुद्धि उनका विकास हुआ, उसी को नवजागरण या उसी को रेनेसा कहा जाता है। प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन ने ये परिभाषा दी है। अब दूसरे विद्वानों की परिभाषा देख लेते हैं। एक दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है प्रोफेसर ल्यूकस। प्रोफेसर ल्यूकस क्या कहते हैं? प्रोफेसर ल्यूकस भी रेनेसो शब्द का कहते हैं कि रेनेसो जो शब्द है, रेनेसो शब्द का अर्थ वो डायरेक्ट कहते हैं कि रेनेसो शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है। वो कहते हैं कि इसका जो अर्थ है इटली के कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन, वो कहते हैं कि इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी, जो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर और 1610 ईस्वी तक, ये कहते हैं 1610 ईस्वी तक संपूर्ण विश्व में फैल गई, संपूर्ण विश्व में फैल गई। भाई ये परिभाषा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आरएस जो मेन है, उस मेन में आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, केवल वहाँ पे ये लिखा आ सकता है पुनर्जागरण, केवल ये शब्द लिखा आ जाएगा, तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करोगे? तो इसको डिफ़ाइन करने का तरीका होता है, एक तो आपकी स्वयं की के शब्दों में एक परिभाषा लिखोगे वहाँ पे, और एक किसी जो विद्वान है, जो इतिहासकार रहा है, उस इतिहासकार की जो परिभाषा है उसका उल्लेख वहाँ पे करोगे। हम इसलिए ये जो पुनर्जागरण है इसकी परिभाषाओं को देख रहे हैं, और ये संभावना है कि आरएस मेन में पुनर्जागरण से संबंधित परिभाषाएं आएंगी। तो प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन की देखी हमने। प्रोफेसर ल्यूकस कहते हैं कि रेनेसो शब्द का अर्थ है, रेनेसो शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से लगाया जाता है, या इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य में हुए। यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन कब हुए? 14वीं से 16 से 10 ईस्वी के मध्य में हुए, और वहाँ से होने के बाद में ये कहाँ फैल गए? संपूर्ण विश्व में फैल गए। तो उन्हीं परिवर्तनों को, यानी इन्हीं परिवर्तनों को रेनेसा कहा जाता है। प्रोफेसर ल्यूकस ये कहते हैं, जबकि जॉनसन थॉमसन ने क्या कहा था? रेनेसो शब्द का प्रयोग, बात वही थी, बात उन्होंने भी यही कही थी, उन्होंने अलग शब्दों में कही। उन्होंने कही 14वीं शताब्दी में इटली के कला और ज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन कहा है, और इन्होंने कला व ज्ञान कहा है। तो कला और ज्ञान भी एक तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र का ही हिस्सा होता है। इन्होंने डायरेक्ट कहा है, सबको सम्मिलित रूप से कहा है, इन्होंने पर्टिकुलरली कला और ज्ञान कहा है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं शताब्दी से शुरू होते हैं, 1610 ईस्वी तक चलते हैं, और उसके बाद में संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं, इनको कहा जाता है रेनेसा। तो हमने दो विद्वानों की परिभाषाएं देखी, एक और देखते हैं। एक विद्वान हैं जिनका नाम है प्रोफेसर स्वेन। तीसरे नंबर जो विद्वान हम लेंगे, प्रोफेसर स्वेन। प्रोफेसर स्वेन क्या कहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं मध्य युग। प्रोफेसर स्वेन कहते हैं कि मध्य युग के अंतिम काल में, मध्य युग के अंतिम काल में, वो कहते हैं कि मध्य युग के अंतिम काल में होने वाले, मध्य युग के अंतिम काल में होने वाले समस्त बौद्धिक परिवर्तन ही, समस्त बौद्धिक परिवर्तन, समस्त बौद्धिक परिवर्तन ही सामूहिक रूप से पुनरुत्थान है। यानी कि हमने देखा था कि 14 से लेके 4 से लेके 5वीं शताब्दी से लेके और 14वीं 15वीं शताब्दी तक का ये जो काल है वो क्या है? अंधकारमय युग है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहते हैं कि मध्य युग, ये जो चल रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये मध्य युग। ठीक है, इस मध्य युग का ये है अंतिम समय। ठीक है, वो इसी बात को कह रहे हैं कि मध्य युग के अंतिम काल में
मध्ययुग के अंतिम काल में, यानी कि इस जगह पे होने वाले समस्त बौद्धिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? बौद्धिक परिवर्तन। अब बौद्धिक, जब व्यक्ति में बौद्धिक परिवर्तन होंगे तो वो साहित्य भी अच्छा लिखेगा, कला के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसमें ज्ञान भी बढ़ेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपनी प्रगति करेगा। तो इन्होंने सबको सम्मिलित कर दिया। वो ये कह रहे हैं अब कि बौद्धिक परिवर्तन, जो भी बौद्धिक परिवर्तन हुए वो सामूहिक रूप से सभी बौद्धिक परिवर्तन क्या हैं? पुनरुत्थान है, यानी कि पुनर्जागरण है। प्रोफेसर स्वयं ये कह रहे हैं। तो हमने 3 विद्वानों की अभी परिभाषाएं पढ़ी। एक विद्वान और देखते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है मिलेकट। मिलेकट क्या कहते हैं? वो डायरेक्ट एक सिंपल परिभाषा देते हैं इसकी। वो कहते हैं कि पुनरुत्थान, वो कहते हैं कि मानव द्वारा, पुनरुत्थान जो है वो क्या है? मानव के द्वारा। किसके द्वारा? मानव के द्वारा अपनी, यानी कि स्वयं की प्लस विश्व की खोज है, अपनी और विश्व की खोज है। ये सिंपल कहते हैं कि पुनरुत्थान क्या है कि मनुष्य अपने आप को भूल गया था, क्योंकि मध्य युग में मनुष्य पे इतनी ज़्यादा जो बंदिशें थी, मध्य युग में इतनी ज़्यादा बंदिशें थी, और ये बंदिश किन्होंने लगा रखी थी? सामंती लोगों ने लगा रखी थी, ये हम पढ़ चुके हैं कल। तो इतनी ज़्यादा बंदिशें थीं कि वो अपने आप को भूल गया कि मेरा विश्व में कोई अस्तित्व है, और वो जब खुद के बारे में नहीं जानेगा, खुद को ही भूल जाएगा, तो विश्व को कहाँ याद रखेगा? सिंपल सी बात है। तो मिलेकट इसी बात को कह रहे हैं कि जब पुनरुत्थान हुआ तो पुनरुत्थान क्या है? तो मानव ने स्वयं को खोजा पुनरुत्थान में और अपने साथ में विश्व को भी खोजा। यही क्या है? पुनरुत्थान है। मिलेकट ये कहते हैं। अब इन जो परिभाषाएं हमने देखी, प्रोफेसर जॉनसन ने जो कला और ज्ञान के क्षेत्र में कहा, इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन कहा, और स्वयं ने तो पूरा बौद्धिक विकास का, बौद्धिक जो परिवर्तन आए वो कहा, और मिलेकट ने कह दिया अपनी खोज और विश्व की खोज। तो इन परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। क्या सामने आती हैं? इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम उसको देखते हैं। तो ये सामने आता है कि पुनरुत्थान क्या है। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम जो पुनरुत्थान है या हम उसको पुनर्जागरण कहें, पुनर्जागरण है, या हम उसको नवयुग कहें, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं परिभाषाओं के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे कि क्या है ये चीज़। इस चीज़ का मतलब ये निकलता है कि पुनरुत्थान ने क्या किया? पुनरुत्थान ने व्यक्ति को, जो व्यक्ति था, मूल रूप से मानववाद की विचारधारा आती है इसके अंतर्गत, यानी कि मानव को इसके केंद्र में रखा गया है। पुनर्जागरण के केंद्र में मानव को रखा गया है। इसलिए हम व्यक्ति से शुरुआत करते हैं कि व्यक्ति को, इस पुनर्जागरण ने, पुनरुत्थान ने व्यक्ति को जो मध्ययुगीन अंधविश्वास, व्यक्ति को जो मध्ययुगीन अंधविश्वास थे, ठीक है, अंधविश्वासों के अलावा जो रूढ़ियाँ थीं, ठीक है, रूढ़ियों के अलावा चर्च के व धर्म के जो कठोर बंधन थे, चर्च के और जो धर्म के जो कठोर बंधन थे, इनसे क्या कराया? मुक्त कराया, ठीक है। तो परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम क्या निकाल रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं कि ये पुनरुत्थान है या पुनर्जागरण है या जो नवयुग है, उसने व्यक्ति को जो है मध्ययुग के अंधविश्वास, रूढ़ी और चर्च व धर्म के कठोर बंधन से मुक्त कराया, ठीक है। अब जब व्यक्ति इन चीज़ों से मुक्त हो जाएगा, जब व्यक्ति इन सारी चीज़ों से, यानी कि वो अंधविश्वास नहीं करेगा, रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करेगा, चर्च की बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा, धर्म के जो कठोर बंधन हैं इनसे जब मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो वो स्वतंत्र चिंतन कर सकेगा, ठीक है, स्वतंत्र चिंतन कर सकेगा, और स्वतंत्र चिंतन के साथ में उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है। तो पुनरुत्थान का क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकलेगा
के पुनरुत्थान ने मध्ययुगीन अंधविश्वास, रूढ़ि और चर्च और धर्म के कठोर बंधनों से व्यक्ति को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद में व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हुआ। ठीक है, और इस स्वतंत्र चिंतन और व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से उन्होंने अपनी जो प्राचीन यूनानी और जो रोमन सभ्यता थी, प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के नक्शे कदम पर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। एक नई संस्कृति को जन्म दिया। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ये हमारे सामने आता है। तो पहली चीज़ क्या निकल के आती है? पहली चीज़ ये निकल के आती है कि पुनर्जागरण ने व्यक्ति को मुक्त करा दिया मध्ययुगीन आडंबरों से। जब आडंबरों से मुक्त हुआ तो उसका स्वतंत्र चिंतन हुआ, व्यक्तित्व का विकास हुआ। जब उसने अपना स्वतंत्र चिंतन किया, व्यक्तित्व का विकास हुआ, उसकी बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि के विकास के माध्यम से उसने यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद जब उसको महसूस हुआ कि हमारे पास यूनानी और रोमन जैसी सभ्यताएं रही हैं, उनका इतना सारा वर्चस्व हुआ करता था, तो उन्हीं के नक्शे कदमों पर फिर उसने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। ये इस पुनर्जागरण का अर्थ था। अब आगे हम चलते हैं कि पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। इतना सब पढ़ने के बाद में आपको पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं अगर हम पूछें क्या हैं तो आप बता दोगे कि इसमें मानववाद है। ठीक है, व्यक्ति मध्ययुगीन जो धर्म के बंधन उनसे मुक्त हो रहा है, स्वतंत्र चिंतन कर रहा है। ठीक है, बौद्धिक विकास हो रहा है उसका। ये सारी यही विशेषताएं इसकी, घूम फिर के सारी वही चीज़ आएंगी। ठीक है, तो पहली अगर हमने इसका अर्थ देखा, अर्थ के बाद में अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। पुनर्जागरण की विशेषताओं में जो हम पहली विशेषता है वो है स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन ये क्या है? तो हमने देखा था कि मध्ययुग में हमने क्या देखा था कि जो मध्ययुग था, इस मध्ययुग को मैं एक बार बना ही देता हूँ कि पहले यूनानी सभ्यता रही है, उसके बाद में रोमन सभ्यता रही। ये पहली सदी से मान लो तीसरी चौथी सदी तक ये रही, और इसके बाद में 1000 साल का ये जो काल है, 1000 साल, और यहाँ से ये 14वीं 15वीं शताब्दी, ये जो काल है ये है मध्य युग। ठीक है, अब मैं बार बार मध्ययुग का नाम लूँगा तो आप इसको गौर करोगे। तो मध्ययुग में जो मनुष्य था, हमने अभी पढ़ा कि मनुष्य पे क्या था? धर्म का कठोर अंकुश था। मध्ययुग के मनुष्य पे धर्म का कठोर अंकुश था। ठीक है, लेकिन जब मध्ययुग के बाद में जब पुनर्जागरण आया, मध्ययुग के बाद में जब पुनर्जागरण आता है, ठीक है, तो पुनर्जागरण ने मनुष्य को एक शक्ति दी। उस शक्ति को कहेंगे कि उस शक्ति के माध्यम से जो मनुष्य है अब जो चीज़ों की आलोचना करने लगा। ठीक है, इस शक्ति को हम कहेंगे बौद्धिक शक्ति। उसके पास में बौद्धिक शक्ति आई, वो चीज़ों को समझने लगा, अब दोबारा से समझने लगा और उनकी आलोचना करने लगा। अगर कोई गलत चीज़ होती थी तो वो आलोचना करने लगा। ठीक है, जैसे एक हम उदाहरण लेंगे कि पहले ये माना जाता था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन मध्ययुग में लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने वैज्ञानिक तत्व पे इस चीज़ को घोषित कर दिया कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये मध्ययुग की ही घटना है, ये मध्ययुग की ही घटना है, पुनर्जागरण की घटना है। ठीक है, तो लोग क्या है, अब जो पुरानी बातों को, धर्म पर आधारित बातों को, उनकी आलोचना करने लग गए। ठीक है, अब लोगों में इस शक्ति के माध्यम से निडरता आने लग गई। क्या आने लग गई? निडरता आने लग गई। ठीक है, अब निडरता आ गई, आलोचना करने लग गए और चीज़ों को वो वैज्ञानिक ढंग से, कैसे? वैज्ञानिक ढंग से परखने लग गए।
ये सारी चीज़ें घटना हो रही हैं, ये इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चिंतन करने लग गया। मनुष्य क्या है, स्वतंत्र चिंतन का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से चिंतन करना। अब यानी कि उसके चिंतन में किसी प्रकार का किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना। ठीक है, यानी कि आप एक कमरे में बैठे हो और कमरे में आप, जैसे ये कमरा है, ठीक है, और कमरे में आप ध्यान लगा के बैठे हो। ठीक है, ये ध्यान लगा के बैठे हो, ये गेट है, आपने गेट की कुंडी लगा रखी है ये। ठीक है, अगर इसको कोई बार बार पे खटखटाएगा तो आपके जो आप जो चिंतन कर रहे हो उसमें भंग पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये धर्म और चर्च हैं जो आपको खटखटा रहे हैं। ठीक है, ये मध्ययुग की घटना है जो धर्म और चर्च आपको खटखटा के आपको चिंतन नहीं करने दे रहे। अब पुनर्जागरण में क्या हुआ, आपने इस कमरे के चारों तरफ एक और दीवार की लेयर बना दी। अब इसमें कोई नहीं आ पा रहा, आप आराम से बैठ के स्वतंत्र चिंतन कर रहे हो। यही चीज़ को हम कह रहे हैं स्वतंत्र चिंतन है। मध्ययुग की जो घटना है ये पुनर्जागरण है। इस पुनर्जागरण ने आपको क्या कर दिया, स्वतंत्र चिंतन की पावर दे दी। इसी को कहा गया स्वतंत्र चिंतन। यानी कि जो मध्ययुग था, मध्ययुग में मनुष्य पे क्या होता था, धर्म का कठोर अंकुश होता था। ठीक है, बगैर धर्म के आदेश के वो कुछ नहीं कर सकता था। पुनर्जागरण आने पर क्या हुआ, उसको शक्ति मिली, बौद्धिक शक्ति मिली, जिसके आधार पर वो आलोचना करने लगा, उसमें निडरता आई, वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को परखने लग गया। यही था स्वतंत्र चिंतन। अब जब व्यक्ति स्वतंत्र चिंतन करेगा, चीज़ों को परखने लगेगा, तो सबसे पहला प्रभाव कहाँ आएगा, आप सोच के देखो। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ता है, जाहिर सी बात है स्वयं पे पड़ता है, उसके पहनावे पर पड़ता है। पहले ऐसे घूमता था, ठीक है, बगैर नहाए धोए घूमता था, फिर व्यक्ति नहाने धोने लग जाता है, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लग जाता है। तो ये प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र चिंतन का। तो दूसरा जो इसका जो विशेषता आती है वो आती है मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वतंत्र, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास। जब वो स्वतंत्र चिंतन करने लगता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें थी उनको इसी में लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे दूसरी विशेषता ये थी कि तो इसमें ये था अंधविश्वास जो था, है ना, अंधविश्वास। और मध्ययुग का जो अंधविश्वास था, जो रूढ़ियाँ थीं, ठीक है, धर्म व चर्च के जो कठोर बंधन थे, धर्म और चर्च के जो कठोर बंधन थे, तो उससे क्या होता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास पे पड़ता है। तीसरी जो हम इसकी विशेषता लेंगे, तीसरी जो विशेषता है इसकी, वो है मानववादी विचारधारा। हम पुनर्जागरण की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। किसकी विशेषताओं को, पुनर्जागरण की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता है इसकी स्वतंत्र चिंतन, दूसरी है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, तीसरी जो विशेषता है वो है मानववादी विचारधारा। मानववादी विचारधारा ये कैसे आई, इसको देखेंगे। मानववादी विचारधारा, देखो मध्ययुग में हम जानते हैं कि जो मध्य युग था, बार बार पे ये चीज़ आएंगी, मध्ययुग यानी कि ये जो काल है, इसमें जो चर्च होता था, उस चर्च ने लोगों को यह बता रखा था, कि इस दुनिया में जन्म लेना ही क्या है, पाप है। ठीक है, और इस पाप को दूर करने के लिए आप तपस्या करते रहिए ज़िंदगी भर। ठीक है, ज़िंदगी भर तपस्या करते रहिए। ठीक है, और इस तपस्या के माध्यम से आपको फिर क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर और मुक्ति तक केवल आप तपस्या करते रहिए। ठीक है, ये कौन कह रहा है, चर्च कह रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, चर्च ने या मध्ययुग ने लोगों को ये जो जीवन है इसका, ये जो जीवन है, इस जीवन का आनंद उठाने से ही मना कर दिया। जीवन का आनंद उठाने से मना कर दिया। कैसे मना कर दिया, ये हम देख रहे हैं ना। चर्च कह रहा है कि भाई आपका जन्म लेना ही पाप है, आपने ये पाप कर दिया जन्म लेके, और आप तपस्या कीजिए, है ना, निवृत्ति मार्ग को अपनाइए।
निवृत्ति मार्ग को अपनाइए और मुक्ति प्राप्त कीजिए। और वो लास्ट तक मरते मरते ही उसको मुक्ति मिलती। ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या निकला कि जो जीवन है लोगों का, उस जीवन का वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, यानी चर्च ने उसको आनंद उठाने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो तो जन्म लेना ही पाप बता रहा है। ठीक है, जबकि पुनर्जागरण क्या करता है? पुनर्जागरण क्या कह रहा है? पुनर्जागरण कह रहा है कि इस जीवन का पूरा पूरा आनंद लीजिए, आप जीवन का पूरा पूरा आनंद लीजिए। पुनर्जागरण जीवन का पूरा पूरा आनंद लेने की बात करता है। ठीक है, पुनर्जागरण ने मानव के जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। यानी कि वो क्या पुनर्जागरण क्या कहा? पुनर्जागरण के तुम्हारा जो जीवन है यही स्वर्ग है और यही नरक है, आप अपने जीवन को सही कीजिए, ये कहता है पुनर्जागरण। ठीक है, दूसरी चीज़, पुनर्जागरण इस मुक्ति के स्थान पर मानवता का उद्धार की बात करता है। ठीक है, पुनर्जागरण ये नहीं कहता कि आपने जन्म लिया है, आपने पाप कर दिया। पुनर्जागरण कहता है आपने जन्म लिया है, आप मानव हो, आप मानवतावादी हो, इसलिए मानवता के उद्धार में अपना जीवन लगाइए, अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से सार्थक बनाइए और इस जीवन का पूरा पूरा आनंद लीजिए। यानी कि परलोक के स्थान पर इसी लोक की विचारधारा पर पुनर्जागरण बल देता है। तो ये मानववादी विचारधारा आ जाती है। इसके बाद में इसकी विशेषता जो है, चौथी विशेषता को हम देख लेते हैं, तो मिटा देते हैं। चौथी विशेषता को हम देखेंगे। इसकी जो चौथी विशेषता है, इस पुनर्जागरण के काल में देसी भाषाओं का विकास हुआ। देसी भाषाओं का विकास कैसे, वो भी देख लेते हैं। देखो, जब मध्य युग था, ये मध्य युग है। ठीक है, इस मध्य युग से पहले यूनानी और लैटिन भाषाओं में जो है साहित्य लिखा जाता था, यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखा जाता था। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो लेखक होते थे, ठीक है, और इन यूनानी और लैटिन भाषाओं के अलावा यहाँ पे स्थानीय भाषाएं भी हुआ करती थी। कैसी? स्थानीय भाषाएं भी हुआ करती थी, लेकिन जो लेखक हैं वो स्थानीय भाषाओं में लिखने को अपनी बेइज्जती समझते थे। वो केवल और केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखते थे। ठीक है, लेकिन जब ये पुनर्जागरण हुआ, इस पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता ये निकली कि जो लेखक हैं वो स्थानीय भाषाओं में भी साहित्य सृजन करने लगे। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में भी वो साहित्य सृजन करने लगे। ये देसी भाषाओं का विकास होता है। इस देसी भाषाओं के विकास को हम जब इसकी जो प्रभाव पढ़ेंगे साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण क्या हुआ, वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, मानववाद को भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम केवल इस जो पुनर्जागरण की जो विशेषताएँ हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। चौथी जो इसकी विशेषता रही कि चित्रकला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, पांचवी चित्रकला के क्षेत्र में और छठवीं विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव रहा पुनर्जागरण का। तो चित्रकला के क्षेत्र में जब इसमें जो चित्र बनाए जाते थे इस काल में, उनमें यथार्थ का चित्रण होता था। यथार्थ का चित्रण का मतलब ये होता है कि इस युग के जो चित्रकार थे, पुनर्जागरण के युग के जो चीज़ देखते थे, जो उनके सामने थी प्रत्यक्ष, उसी का चित्र बनाते थे वो। ठीक है, इसी को बोलते हैं यथार्थ का चित्र करते थे। ठीक है, वास्तविक सौंदर्य का अंकन, वास्तविक जो सौंदर्य होता था उसी का अंकन करते थे, वास्तविक सौंदर्य का अंकन। जबकि विज्ञान के क्षेत्र में इस युग में हमने देखा कि निरीक्षण, लोग हैं चीज़ों को अब निरीक्षण करने लगे, अन्वेषण हो, इस युग में बहुत सारा अन्वेषण होने लगा, नए नए खोज होने लगी। अन्वेषण यानी कि आप कहो तो वैज्ञानिक खोजें होने लगी थी। ठीक है, और ये इस वाली खोज का मतलब जो भौगोलिक खोजें हैं वो भी इसी युग से शुरुआत होती है ना।
तो भौगोलिक खोजें, अन्वेषण, निरीक्षण, विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षण, ये सारी चीज़ें होने लगी थी। और ये विज्ञान के क्षेत्र में हुई परिवर्तन और ये कला के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन थे। ठीक है, देशी भाषाओं का विकास हुआ था, मानववाद का दृष्टिकोण आया, स्वतंत्र चिंतन था और मनुष्य के स्वतंत्र का व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हुआ था। तो ये चीज़ें थी पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो अभी तक हमने पुनर्जागरण में क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं। पुनर्जागरण, ठीक है, तो पुनर्जागरण में जो हमने पढ़ा था वो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने क्या निकाला था, अंधकारमय युग निकाला था हमने, अंधकारमय युग निकाला था। दूसरी, इसके बाद में इस अंधकारमय युग यानी कि इस स्थिति जो बनी, इस स्थिति के कारण दिए गए हमने, ठीक है, और इसके बाद में स्थिति में परिवर्तन देखा हमने। और इस परिवर्तन के बाद में जो चौथा हमने आज पढ़ा वो देखा हमने पुनर्जागरण का अर्थ। और पुनर्जागरण के अर्थ के बाद में जो पांचवी चीज़ हमने देखी वो देखी पुनर्जागरण की विशेषताएं। अभी तो हम इसके बाद में जो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुनर्जागरण के कारण, ठीक है, और उसके बाद में इटली में पुनर्जागरण के होने के कारण। इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो यहीं समाप्त होता है। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसके अलावा इसको शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स।